दोस्तों, बिहार में चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पिछले कई महीनों से जो सियासी गहमा गहमी बिहार में चल रही थी, शनिवार को चुनाव आयोग की बैठक के बाद उसमें और इजाफा हो गया है। ये तो तय है कि चुनाव छठ के फौरन बाद हो जाएंगे। 25 से 28 अक्टूबर तक छठ की धूम बिहार में रहेगी और इस मौके पर बिहार से बाहर रह रहे लोग अपने घर आएंगे ही, लिहाजा ये चुनाव का सही समय होगा। लेकिन अब चुनाव आयोग के सामने सवाल ये, पहले मोदी जी को एक बड़ा झटका लग रहा है दोस्तों कि जिस तरह से बिहार के अंदर की तस्वीरें सामने निकल के आ रही है, उसके अंदर मोदी जी एक ऐसी दलदल के अंदर फंसते हुए नजर आ रहे हैं जिसमें से निकलना बेहद मुश्किल है। तो पूरा खेल किस तरह से बिहार के अंदर जाकर जो है दोस्तों फिट हो चुका है। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर क्या कुछ अब बिहार के अंदर होने जा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है राजीव, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखें। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, बिहार में चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पिछले कई महीनों से जो सियासी गहमा गहमी बिहार में चल रही थी, शनिवार को चुनाव आयोग की बैठक के बाद उसमें और इजाफा हो गया है। ये तो तय है कि चुनाव छठ के फौरन बाद हो जाएंगे। 25 से 28 अक्टूबर तक छठ की धूम बिहार में रहेगी और इस मौके पर बिहार से बाहर रह रहे लोग अपने घर आएंगे ही, लिहाजा ये चुनाव का सही समय होगा। लेकिन अब चुनाव आयोग के सामने सवाल यह है कि इस बार चुनाव एक ही चरण में कराया जाए या 2 चरणों में रखा जाए। हालांकि इससे पहले 2010 का चुनाव 6 चरणों में हुआ था। 2015 के चुनाव जो थे वो 5 चरणों में हुए थे और 2020 का चुनाव 3 चरणों में ही हो चुका है। लेकिन इस बार जेडीयू की मांग है कि चुनाव एक ही चरण में हो और यह तर्क है कि जब महाराष्ट्र में एक साथ चुनाव हो सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं हो सकते। वहीं बीजेपी 2 चरणों में चुनाव कराने की पक्षधर है, जबकि आरजेडी का भी कहना है कि चुनाव 2 चरणों में ही हो। बहरहाल अब यह चुनाव आयोग और उसके संसाधनों पर निर्भर करता है कि कितने चरणों में चुनाव होगा। लेकिन इस वक्त ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है दोस्तों कि चुनाव पूरी ईमानदारी से हो सकेंगे, क्योंकि विपक्ष ने जो सवाल चुनाव आयोग से किए हैं उन्हें लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। बीजेपी चुनाव आयोग की तरफ से जवाब देती है, कांग्रेस पर सवाल उठाती है, मोदी वोट चोरी के जवाब में टाइटल चोरी की बेहूदी टिप्पणी करते हैं, बिहार के लोगों को चौकन्ना रहने को कहते हैं, बीजेपी हिंदू मुसलमान करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन जो सबसे जरूरी सवाल है कि आखिर एसआईआर में जिन 69 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं उनमें जो वाकई जीवित हैं, क्या अब वो बिहार के नागरिक नहीं हैं? क्या एसआईआर में पकड़ाई गई गड़बड़ियों को अनदेखा कर इसी फाइनल वोटर लिस्ट पर चुनाव होगा? ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है यहां पे दोस्तों कि बिहार चुनाव में जीत या हार बीजेपी और जेडीयू दोनों का भविष्य तय करेगी। नीतीश कुमार अगर इस बार सत्ता पर नहीं बैठे तो फिर उनकी राजनीतिक पारी तो खत्म होगी ही, जेडीयू का भी भविष्य नहीं रहेगा, क्योंकि वहां नीतीश के अलावा अब कोई दूसरा चेहरा नहीं बचा। कुछ एक लोग जो नीतीश के बाएं दाएं रहते हैं, उनमें से असल में कितने उनके सगे हैं ये सब जानते हैं। उधर बीजेपी का बिहार में नीतीश कुमार के अलावा कोई और सहारा नहीं है। अगर नीतीश हारते हैं तो बीजेपी की हार तय है और फिर इसका सीधा असर केंद्र के समीकरण पर पड़ेगा। वहां से नीतीश यानी केंद्र से नीतीश ने हाथ खींचा तो फिर मोदी सरकार के लिए संकट खड़ा होगा। इसीलिए बीजेपी और जेडीयू, मोदी और नीतीश दोनों चाहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, सत्ता हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। मगर चुनाव पूर्व सर्वे लगातार यह संकेत दे रहे हैं दोस्तों कि इस बार महागठबंधन का ही बोलबाला रहेगा। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के लिए सबसे पसंदीदा उम्मीदवार इन सर्वे में बने हुए हैं और राहुल गांधी की लोकप्रियता नरेंद्र मोदी के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसीलिए अब मोदी के निशाने पर सीधे राहुल और तेजस्वी ही बने हुए हैं। मोदी केंद्र की सत्ता में होने का पूरा फायदा उठा रहे हैं और बिहार के लिए हजारों करोड़ों की घोषणाओं को करके कर रहे हैं और महिलाएं, बेरोजगार युवा, सब पर मोदी निगाह डाले हुए हैं। लेकिन मोदी ये भूल रहे हैं कि आचार संहिता लगने से पहले हड़बड़ी में जिन लोगों के लिए ये सारी घोषणाएं की जा रही हैं, उन्हें यह नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार ने 20 वर्षों की सत्ता में जो काम नहीं किया और नरेंद्र मोदी ने बीते 11 सालों की केंद्र में जो रहते हुए उन्होंने सत्ता संभाली है, उसमें बिहार की जो उन्होंने उपेक्षा की है, अब केवल हारने के डर से उन्हें आम जनता की याद आ रही है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या बिहार में मोदी और नीतीश को लगने वाला है बड़ा झटका, और साथ ही समझेंगे उन मुद्दों को जो बन सकते हैं एनडीए की हार के बड़े कारण।
मगर सबसे पहले देखते हैं कि बिहार में चुनाव से पहले बीजेपी और जेडीयू का गणित कैसे बिगड़ गया है। शनिवार को चुनाव आयोग के साथ हुई बैठक में बीजेपी ने जेडीयू को अपना असली चेहरा दिखाने की कोशिश की। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी बीजेपी ने कई बार जेडीयू को दबाव में लिया है। मोदी ने अब तक नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया है, जबकि लगभग हर महीने दोनों ने किसी न किसी मौके पर मंच साझा किया है। मोदी या तो सशरीर बिहार पहुंचते हैं या वर्चुअली कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। इस वक्त मोदी के सारे रिश्ते नाते बिहार से जुड़े हैं, लेकिन नीतीश को लाडला मुख्यमंत्री बताने के अलावा मोदी ने नीतीश से और कोई रिश्ता नहीं जोड़ा है। उन्हें न भावी मुख्यमंत्री कहा और न ही नीतीश को कभी अपने आगे हाथ जोड़ने या झुकने से मना किया। मोदी की तरफ से तो बार बार असली नीयत दिखाई जा चुकी है। अब बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी खुलकर कह दिया है कि अब बिहार में कोई बड़ा भाई या छोटा भाई नहीं है, सब बराबर हैं। जबकि बिहार में जेडीयू हमेशा विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में रही है और बीजेपी के मुकाबले ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी है और अब बीजेपी जेडीयू को कम या बराबर सीटें देकर दबाने की कोशिश कर रही है। जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने जायसवाल के बयान पर जवाब दिया है कि पिछले 20 वर्षों से जेडीयू एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर हैं। 2025 से 30 में भी एनडीए में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। मुख्यमंत्री के पद पर फिर नीतीश कुमार ही विराजमान होंगे। इन सब चीजों में कहीं भी किंतु परंतु एवं शक नहीं है। 2025 फिर से नीतीश जैसे नारों के सहारे जेडीयू कई महीनों से नीतीश कुमार को ही सीएम चेहरा बनाने की रणनीति पर चल रही है। लेकिन अब चुनाव का वक्त नजदीक आते आते बिहार में महाराष्ट्र का खेल होने के आसार दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को यकीन था कि सीएम की कुर्सी उन्हें ही मिलेगी, लेकिन बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाकर शिंदे को अपना दम दिखा दिया। अब यह नीतीश कुमार को सोचना है कि वो शिंदे बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते। वैसे शनिवार की बैठक में बीजेपी ने जिस तरह से चुनाव आयोग के सामने 2 चरणों में मतदान करवाने यानी चुनाव समेत 16 मांगे रखी हैं, उससे भी जाहिर हो रहा है कि बीजेपी न केवल अपने सहयोगी दलों बल्कि चुनाव आयोग पर भी दबाव बनाने की रणनीति पर चल रही है। चुनाव आयोग के साथ राजनीतिक दलों की शनिवार की बैठक में बीजेपी ने मांगों की बौछार कर दी। दिलीप जायसवाल ने मतदाताओं को चुनाव प्रारंभ होते ही वोटर स्लिप सही ढंग से बंटवाने और चुनाव के दौरान दियारा एवं टाल क्षेत्रों में घुड़सवार सुरक्षाकर्मियों की व्यवस्था करने की मांग की है। इसके साथ ही चुनाव के दौरान नदी वाले इलाकों में नावों की सघन जांच करने की मांग की गई। मतदान के 2 दिन पहले से नाव के परिचालन पर प्रतिबंध लगाने और चुनाव के 1 दिन पूर्व विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्स का फ्लैग मार्च कराने की भी मांग रखी है, ताकि मतदाता निर्भीक होकर अपने मतदान का प्रयोग कर सकें। चुनाव के दिन जिला एवं विधानसभा क्षेत्र का बॉर्डर सील रखने की भी मांग भाजपा ने चुनाव आयोग से की है। बीजेपी ने सभी मतदान भवन पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की व्यवस्था सुनिश्चित करने, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी कराने और संवेदनशील एवं अति संवेदनशील मतदान केंद्रों के मतदान की वेबकास्टिंग की व्यवस्था कराने की भी मांग की है। बीजेपी ने मतदान केंद्र के विभिन्न धार्मिक स्थल के पास होने पर बार-बार चुनाव आयोग को इससे जुड़े शिकायत के बाद भी इन मतदान केंद्र को नहीं बदला जा रहा है। तो दिलीप जायसवाल ने साफ कहा है कि नदी तटीय क्षेत्रों में जहां बूथ कैप्चरिंग का इतिहास रहा है, घुड़सवार सेना की तैनाती भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसका मतलब यही है कि नीतीश कुमार के राज में कानून व्यवस्था पर बीजेपी का यकीन नहीं है। अगर बीजेपी विपक्ष में होती और फिर बूथ कैप्चरिंग जैसे आरोप लगाती, तब तो उसकी चिंता वाजिब थी। लेकिन सत्ता में रहकर ज्यादा निगरानी और सुरक्षा की मांग से जाहिर होता है कि बीजेपी खुद नीतीश कुमार पर अविश्वास दिखा रही है। नीतीश कुमार को और कितने प्रमाण चाहिए, कितने और उदाहरण चाहिए, यह समझने के लिए बीजेपी केवल सत्ता में रहने के लिए उन्हें साथ रख रही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नीतीश कुमार समझ सब रहे हों, लेकिन अभी बीजेपी से दूरी नहीं बना रहे। जब नतीजे आएंगे तब नीतीश कुमार पलटी मार लेंगे तो भी आश्चर्य नहीं है होना चाहिए। आखिर उनका इतिहास तो पलटने का रहा ही है दोस्तों। बहरहाल आज की तारीख में बीजेपी और जेडीयू, मोदी और नीतीश दोनों एक साथ हैं। साथ साथ होने के का एक कारण यह भी है, दोनों के एक साथ रहने का, कि महागठबंधन के सामने दोनों काफी कमजोर पड़ चुके हैं। बिहार चुनाव से पहले सी वोटर्स के ताज़ा ट्रैकर ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। सी वोटर ट्रैकर के अनुसार तेजस्वी यादव की रेटिंग 35% तक पहुंच गई है। फरवरी से लगातार नंबर 1 पर रहने वाले तेजस्वी की रेटिंग जून, जुलाई और अगस्त में गिरकर नीचे गई थी।
लेकिन अब सितंबर से ये फिर से बढ़ रही है। वहीं पीएम मोदी की रेटिंग 57% से घटकर 51% रह गई है, जबकि राहुल गांधी की रेटिंग 35% से बढ़कर 41% हो गई है। इसका मतलब है कि दोनों नेताओं के बीच अंतर अब मात्र 10% पर आ गया है, जो एनडीए के लिए चुनौतीपूर्ण संकेत माना जा रहा है। सी वोटर के सर्वे में मुख्यमंत्री के लिए तेजस्वी यादव लोगों के सबसे पसंदीदा बने हुए हैं और दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में प्रशांत किशोर बीजेपी पर काफी आक्रामक रहे हैं। इसका फायदा उन्हें मिल रहा है। हो सकता है कि इस बार पीके सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएं। वैसे लोकपोल के नतीजे भी महागठबंधन की सरकार बनाते दिख रहे हैं। इस सर्वे के अनुसार अगर आज चुनाव होते हैं तो महागठबंधन को 118 से 126 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि एनडीए को 105 से 114 सीटें मिलने का अनुमान है। बिहार में कुल 243 सीटें हैं और जीत के लिए 122 सीटों की जरूरत है। मतलब बाजी महागठबंधन के हाथ लग रही है। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से यहां पर बिहार इलेक्शन से पहले दावा किया जा रहा है कि मोदी जी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार को लेकर दावा यह किया जा रहा था कि भाई नीतीश कुमार को अभी तक सीएम का फेज घोषित नहीं किया गया, लेकिन अब जो है तस्वीरें क्लियर हो चुकी हैं कि 2 चरण में बिहार का चुनाव होगा। 2 चरण के अंदर बिहार का चुनाव होकर तुरंत ही उसका नतीजा 14 नवंबर को सामने निकल कर आ जाएंगे। अब देखने ये वाकई में बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि आखिर बिहार के अंदर क्या होने जा रहा है। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इन तक वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।